बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को। आज बिहार दिवस है 22 मार्च 2021 का। इससे पहले हम लोगों ने सारा गुलाम वंश कवर कर चुका है, कवर कर चुके हैं, जिसमें बायोग्राफ़ी आपको मौजूद है कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ की, कुतुब बेगम की, उसकी जो विधवा थी उसका, रज़िया सुल्तान है, फिर बहराम शाह है, मसूद शाह है, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद है, बलबन है। बलबन का बेटा तो राजा बना नहीं, उसका पोता बनता है काय खुसरो, और उसी का दूसरा पोता जो रहता है उसको हटा के फिर राजा बनता है, जिसका नाम रहता है कैकयाबाद। खिलजी वंश में आपको कैकयाबाद का जो बेटा रहता है कैमूरस, उसको मार के जो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करता है। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, और उसके बाद जो जिससे वो मुबारक खिलजी प्रेम करता था खुसरो खां, वही उसको मार देता है। और फिर जो है खुसरो खां को गयासुद्दीन तुगलक मार के फिर नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम है तुगलक वंश। इस सब की बायोग्राफ़ी आपको मिल जाएगी, जिसमें इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक है, फिर फिरोज शाह तुगलक है, फिर उसके सक्सेसर्स हैं। फिर खिज़्र खां जो है सो एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसमें सैयद वंश है, समझे। यही तैमूर के साथ आया था, उसी के नाम पे राज चलाता है। फिर मुबारक शाह हैं, इनके जो लड़के हैं सो फिर मोहम्मद शाह है। मुबारक शाह का कोई लड़का नहीं था, इसलिए मोहम्मद शाह उसके चाचा का लड़का है। फिर उसका मोहम्मद शाह का लड़का आलम शाह है, उसका बायोग्राफ़ी मौजूद है। फिर उसके बाद आलम शाह को तो मारता नहीं है, वो अपने घर ही में रहता था। पहला ऐसा शासक है जो घर ही में बाहर नहीं निकलता था, तो उसको वहीं पे छोड़ के फिर दिल्ली पे कब्जा कर लेता है बहलोल लोदी, और फिर लोदी वंश की स्थापना करता है, जिसके बाद उसकी वो राज चलाता है। फिर उसका बेटा सिकंदर शाह राज चलाता है, और उसके बाद इब्राहिम लोदी राज चलाते हैं। और इब्राहिम लोदी के समय ही बाबर भारत में हमला करता है, और हमला करने के पीछे कारण रहता है कि इनवाइट किया जाता है राणा सांगा और दौलत खां के द्वारा। दौलत खां के द्वारा प्रमाण है कि दिया हुआ था इनविटेशन कि आप आइए, हमला कीजिए इस पर, ठीक है। इसका पूरा नाम, बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। मुग़ल वंश की स्थापना किया था ये। पूरा मुग़ल वंश बहुत लंबे समय तक 1526 से 1857 तक मुग़ल वंश चलता है, लेकिन इसका शासनकाल 1526 से 1529 तक था। बाबर सिर्फ भारत में धन लूटने आया था, समझे। और बाबर जो था वो तैमूर लंग का वंशज था, जैसे इसको समझने की कोशिश कीजिए। तैमूर लंग है, फिर उसके बाद मीरान शाह उनका बेटा, फिर उसका बेटा अबू सईद, फिर उसका बेटा उमर शेख मिर्ज़ा, और फिर इसका बेटा उमर शेख मिर्ज़ा का बेटा बाबर, ठीक है। ये पूरा जो फैमिली ट्री है ये आपके सामने मौजूद है। इसके बाद जो है सो आपके सामने ये पूरा मैप है, जैसे देख रहे हैं कि आपके तो छोटा सा एरिया उसको मिला था, बाद में जाके अकबर इसको बहुत विस्तार कर देता है। मुग़ल वंश पूरे भारत पर राज करती है, लगभग पूरे भारत पर, ठीक है। एक अच्छा राजा इसको कह सकते हैं, क्योंकि राजा का काम है लड़ना, और लड़ते लड़ते ही मर गया। इसका जन्म जो हुआ था 14 फरवरी 1483 में फरजाना गांव में हुआ था। फरजाना का ये प्रिंस कहा जाता है, प्रिंस था, ठीक है। वहाँ इसका जन्म हुआ था, लेकिन वहाँ की राजधानी समरकंद थी, जहाँ इसके चाचा राज कर रहे थे। जब इसके पिताजी मृत्यु, तब ये मात्र 11 साल का था, ठीक है। पैदा होते ही इसका ट्रेनिंग शुरू हो गया था। 8 साल 10 साल की उम्र तक अच्छा ट्रेंड हो गया, डिप्लोमेसी बहुत अच्छा आता था। और इसको एक चीज़ पता था कि सर काट देने से आदमी की मृत्यु हो जाती थी, और ये लोग जो मंगोल जनजाति जो थे, ये सर काट के पिरामिड टाइप्स बना देते थे, समझे। और इसके जो चाचा जो थे, जो समरकंद पे राज कर रहे थे, वो चाहते थे कि अपने बेटे जहांगीर को गद्दी पर, ये जहांगीर अलग है, फिर मुग़ल वंश में आगे भी जहांगीर है, ठीक है, शाहजहाँ का लड़का, फिर वो अलग है, ठीक है, ये जहांगीर अलग है, ठीक है। हमेशा उज्बेक का रेड पड़ता था वहाँ पे, इसलिए जो है सो ही अवतार आता था। रेड से क्या होता है कि आप लड़ाई करते रहते हैं, समझे। लड़ाई करते करते प्रैक्टिस इसका बहुत ज़बरदस्त हो चुका था लड़ने में, मतलब ये लड़ाका बन चुका था। 11 साल की उम्र से इसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, बचपन से ट्रेंड था ये, ठीक है। लेकिन 11 साल की उम्र से लड़ना जो है सो उज्बेक से जो हमला बार बार रेड होता रहता था, उससे लड़ाई करते करते बहुत बुलंद हो चुका था। 14 साल की उम्र में 3 बार ही कोशिश किया चाचा को जीतने का। चाचा को कौन, इसका जो चाचा जहाँ राज कर रहे थे समरकंद पर, वहाँ 3 बार हमला कर चुका। 14 साल की उम्र पुरते 3 बार कोशिश कर चुका था, लेकिन जीत नहीं पाया था, ठीक है। 1511 में फिर कोशिश की, लेकिन नाकाम रह जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अच्छा क्या होता है, 1504 में काबुल को कैप्चर कर लेता है, और अफगानिस्तान की राजधानी अभी काबुल है, ठीक है। तो काबुल पे जो कब्जा कर लेता है, जिसके कारण इसको आसानी होती है। देखो दरअसल क्या है कि बाद में ये फिर उसके बाद फरजाना भी हार जाता है, ठीक है।
वो इसके चाचा फरजाना भी कैप्चर कर लेते हैं। तो ये जो भाग के जाएगा कहाँ फिर, ठीक है। कुछ दिन तक अपने मामा के पास रहता है, लेकिन काबुल में जाके स्थापित हो जाता है, और उसी के बाद से जो है और फिर वहाँ से जो है कोशिश करता है, फिर पर्सिया के राजा के साथ मिल के कोशिश करता है जीतने का, लेकिन जीत नहीं पाता है, समझे। और इसके जो मामा रहते थे वो ताशकंद में रहते थे, समझे। ताशकंद में जाके कुछ दिन शरण लिया था, समझे। और क्या था कि तैमूर जो है, तैमूर पंजाब में अपने आदमी छोड़ रखे थे। तैमूर कौन, इसका तैमूर बताया हुआ है कि आपको फैमिली ट्री आप जाके एक बार देख सकते हैं। तैमूर इसी के वंशज थे, समझे, इसके दादा के दादा लगेंगे, ठीक है। तो पंजाब में कुछ आदमी छोड़ रखे थे, तो इसका एक तरह से वर्चस्व तो पंजाब में जाएगा तो फिर वो लोग इसको इज्जत देवे करेगा, फिर उसको सम्मान करवे करेगा, चाहे आदमी देगा। और जिहाद का नारा पहली बार बाबर ने ही दिया था, ठीक है। पाँच बार भारत में हमला कर चुका था, लेकिन जीत नहीं पाया था। हमला करने का मतलब है क्या कि कोशिश किया था, लेकिन जीत नहीं पाया था, समझे। फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी का व्यवहार इधर एकदम गंदा चलिए रहा था, आपको पता है। इब्राहिम लोदी इधर सरकार में थे, और अभी राजा वही थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के। राणा सांगा इनवाइट करता है, फिर दौलत खां इनवाइट करता है, और ऐसा माना जाता है कि आलम खां ने भी इनवाइट किया था, एक और गवर्नर था इसके इब्राहिम लोदी के शासनकाल का, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि दौलत खां कहता है कि आप आइए, हमला कीजिए, और हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आता है पंजाब पे, फिर कब्जा कर लेता है। सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर और जालंधर, जिस पर राज करता था दौलत खां, उसको हटा के और सुल्तानपुर और जालंधर दे देता है, ठीक है। काबुल, अच्छा, उसके बाद जो है सो तुरंत जो है सो काबुल में था ही। उसके बाद पानीपत की प्रथम युद्ध होती है इससे, इब्राहिम लोदी से, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी से, और इब्राहिम लोदी की सेना जो रहती है वो 1 लाख की सेना रहती है, लगभग 1 लाख की सेना, 1000 हाथी, ठीक है। और एक ठीक है कि जाके हमला करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ से जिस गांव में ठहरता है वहाँ लोग खाने देने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं इसको। ये स्थिति में ये लड़ाई करता है, मात्र 18,000 की सेना लेके जाता है, समझे। तोप का इस्तेमाल करता, पहली बार बाबर तोप का इस्तेमाल, इससे पहले के इतिहास में आप कभी भी तोप का इस्तेमाल नहीं देखे होंगे, ठीक है। लेकिन बाबर ने पहली बार इसी लड़ाई में तोप का इस्तेमाल किया। 8 दिन तक एक दूसरे को घूरते रहे। इतनी 18,000 की सेना, कहाँ लाख की सेना, और 1000 हाथी। एक तो पहले बाबर को लगता था कि हाथी काट न ले, ठीक है। एक बाबर के लिए हाथी अलग चीज़ था, और इब्राहिम लोदी के लिए तोप अलग चीज़ था, बारूद। 8 दिन तक दूसरे को घूरते रहे, 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक, समझे। इस तरह से घूरता रहा। 20 अप्रैल को बाबर रात में हमला करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है गड्ढे खोद देता है। बाबर जो क्या करता है, तुलगामा पद्धति का इस्तेमाल करता है, गड्ढे खोद देता है, बैलगाड़ी की चेन बना के साइड से निकालता है, ठीक है। और जो गड्ढे में जब हाथी गिराते हैं तो उसमें आग लगा देता है। जब हाथी चिल्लाता है तो और हाथी सब पागल हो जाता है और अपने ही सेना को कुचल डालता है, समझे। हाथी पागल होकर अपने ही सेना को, उसके बाद ये सब सेना को मरते देख इब्राहिम लोदी समझ नहीं पाता, और फाइनल सेना का इंतजार किए बिना, समझे, इब्राहिम लोदी डायरेक्ट अटैक कर देता है बाबर पर। अब बाबर जो है उसका जो है सो सर कलम कर देता है, ठीक है। और एक सर कलम कर देता है, और उसके बाद उसको सर दिया जाता है, ठीक है। सर उसके सामने तस्तरी में परोसा जाता है, जो है सो कि फिर उसके बाद नए वंश की स्थापना होती है, जिसका नाम है मुगल वंश, ठीक है। आगे का लेक्चर पार्ट 2 में। धन्यवाद।